अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहुत अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला भी नहीं है। इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना ही मुल्क के मफाद में अच्छा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर मुहिम चलाई जा रही है। शाम को प्रोग्राम में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि कलदम TTP के हवाले से उन्होंने कहा कि कलदम TTP के साथ सीज फायर खत्म हो चुका, अब ऑपरेशन हो रहा है। सीज फायर कलदम TTP के साथ 9 दिसंबर को खत्म हो गया था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने माहिदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए थे। और पाकिस्तान को जो माशी चैलेंजेस हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जो भी माशी चैलेंजेस हैं ये नए नहीं हैं और हम इससे वाकिफ हैं। अब मसला ये है कि आज जो बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो कयास आराइयाँ हो रही थी और जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जी नवाज शरीफ से कोई डील हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की या कोई इस तरह की बात हो रही है, कोई मुलाकात हुई है, कोई बात हुई है, इस पर उन्होंने आज ये कहा कि डील की बातें बेबुनियाद हैं, बल्कि जो ये बात कर रहे हैं उनसे पूछिए क्या मुहर्रिकात हैं, कौन कर रहा है। जबकि गवर्नमेंट के हवाले से भी बहुत सारी बातें जो ज़ेर गर्दिश थी, अफवाहें थी कि शायद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर नहीं है, एक पेज पर नहीं है। इस पर भी उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई भी मसला नहीं है। और जबकि कलदम TTP के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो ज़ाहिर सीज़ फायर ख़त्म हो चुका, दोबारा हमले शुरू कर दिए, अब नहीं है। और अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है इस पर भी हम बात करेंगे। इसी पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड जाफर रिजवी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। कहना था पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कलदम TTP के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सीज़ फायर जो ख़त्म हो चुका 9 दिसंबर को, अब तो उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। सर एक तरफ तो तालिबान की गवर्नमेंट है वहाँ पर अफगानिस्तान में, और दूसरी तरफ ये भी अफगानिस्तान से उससे पहले तो कहा जा रहा था रॉ इनको ऑपरेट कर रही है, लेकिन अब तालिबान के होते हुए रॉ अफगानिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर रही है इसको, या क्योंकि अमीर को तो एक ही मानते हैं, ये भी तालिबान का जो अमीर है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले उसको अपना तस्लीम भी करते हैं, उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम। हमें देखें ये जो छोटे मोटे वाक़यात हो रहे हैं डेफिनेटली हो रहे हैं। अब मेरा इसमें जो थोड़ा बहुत जो मैं अपने तौर पे जो तजिया किया है और जो लोगों से मेरी डिस्कशन हुई है उसमें ये है कि देखिए जो इंडिया और अमेरिका और इसराइल वगैरह के जो वक्त गुजरा है उधर, वो बड़ा काफी ज्यादा गुजरा है, मतलब 20 साल से ज्यादा तकरीबन गुजरा है उसका। तो अब तालिबान की हुकूमत आने के बावजूद ये चीज शामिल है कि उनके एलिमेंट्स उधर मौजूद हैं, ठीक है ना। अब वो ब्राइब भी कर सकते हैं, लालच भी करते हैं, पैसे भी देते हैं। तो अब इसमें ऐसे है कि ये मैं थोड़ा सा छोटे मोटे एलिमेंट है, ये प्रोवोक कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के जो हमारे जो करता धरता है और जो भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो रिटेलिएट करें और हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, यानी दे वांट कि इसको और बढ़ाए, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पर उन्हें बताया भी गया है कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए और आप ये जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करें, और उन्होंने वादा भी किया था। और उसके बावजूद अभी फिर रिसेंटली फिर ये कल परसों एक वाकया हुआ है। तो ये इंस्टिगेशन है, किसी तरह पाकिस्तान को प्रवोक करे और पाकिस्तान रिटेलिएट करे और फिर हम इस चीज को और बढ़ावा दें। तो इंशाल्लाह इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। और ये जिस तरह से बाढ़ हटाना और डोलर लाइन पे करना और ये सब करना, ये चल रही है बातें पिछले 70-80 साल से चल रही है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है और इसको कंट्रोल करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जहाँ तक जी सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक मसला ये था कि बहुत पहले हमने माफी देने की बात कर दी उनको TTP को, और फिर माहिदा किया, और माहिदा इससे पहले भी जो 8-9 माहिदे हुए वो सारे नाकाम ही हुए, धोखा दिया हमेशा TTP ने, और अब भी सूरत हाल जो है इसी किस्म की है। नहीं देखिए बात यह है कि मुआहदे नाकाम होने के बहुत सारे रीजन है, उसमें एक नहीं है, और उन्हें भी पता है कि वो अकेले मुआहदे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। खिलाफ वर्जियां उनकी तरफ से हुई हमेशा। हाँ वही था। और पाकिस्तान ने उनकी देखे वक्त से एवर पाकिस्तान ने हमेशा मदद की है, हमेशा। मतलब इसमें तालिबान है नहीं है, पाकिस्तान के साथ थे नहीं थे, अमेरिका था, इंडिया था नहीं था, व्हाट्सएवर,
पाकिस्तान ने अवाम, जो अफगानिस्तान की अवाम है, उनके लिए खास तौर पे हमेशा खुला दिल रखा है। और अब देख लें आप 40-50 साल से यहाँ आबाद है, जश्न उनकी जनरेशन बन गई है, यहाँ पे शादियां हुई हैं, कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ये उनका भी थोड़ा सा एक मॉरल एक बनता है एक काम बनता है तालिबान का। जी, तालिबान का भी। अफगान तालिबान नहीं सर, यही मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। अफगान तालिबान जो वहां मौजूद है, इनकी गवर्नमेंट बन गई है, जिसकी जाहिर है अब पाकिस्तान ने बारहा इस हवाले से कहा और इसी का इजलास भी बुलाया कि इनकी मदद की जाए, खाना जंगी ना हो जाए, और बहुत से गंभीर हालात हैं। उनको अभी भी खाना पहुंचाया जा रहा है, अभी भी सामान पहुंचाया जा रहा है उनको, जो मेडिसिन। सर यही सर सवाल मेरा इसी से रिलेटेड ये है कि जब अफगान तालिबान की इतनी मदद भी पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया तो ये भी कहती है, शायद पाकिस्तान वकील बना हुआ है इनका सफारती महाज पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये एलिमेंट वहां मौजूद हैं, तो फिर इस पे सर उनको पाकिस्तान की बात माननी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने बारहा मौकफ दोहराया है कि जी अफगान सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये देखें, मैं तो कहता हूँ इनको वैसे ही वायदा हो या ना हो, उनको वैसे ही नहीं करनी चाहिए। मतलब उनको तो वैसे ही नहीं कोई एलिमेंट ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। जो पाकिस्तान ने उनके लिए किया है पिछले 50-5 दहाइयों से, वो तो इतना कुछ है कि वो अगर अगले 100 साल भी करते रहे तो भी कोई बराबर नहीं पहुंच सकेंगे। सर दो बातें इसमें अब्दुल्ला बिन गुल साहब भी सुन रहे हैं कि दो बातें इसमें बड़ी अहम है। एक तो अमेरिका जो बार बार कहता है कि जी पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, तो उसकी फिर बहुत सारे लोग रीजन पेश करते हैं कि जी ये देख लीजिए कि बाज हमने तो एक दौर में जो है, इनको इसलिए शायद बुरा लगता है तालिबान को, हमारी बात इसलिए मानने से इनकारी है कि बहुत सारे तालिबान लीडर भी यहाँ से पकड़ के दिए गए एक दौर में मुशर्रफ साहब के, और जाहिर है 9/11 के बाद हमने साथ दिया अमेरिका के इत्तेहादी बनकर, तो वो शायद जहन में है बात इनके कि जी अमेरिका के घुटने टिकवा दिए हमने, रशिया के टिकवा दिए, ये हमारे मुखालिफ थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें तो हम बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं इनकी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हेल्प आउट पहले भी किया है। वो एक केस था जिसमें तालिबान के कोई एलिमेंट्स थे जिनको हवाले किया अमेरिका के, ठीक है, वो फेज था एक, और उस वक्त प्रेशर भी बहुत थे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अमेरिका और इंडिया जो उनके जख्म, जो उनको गहरे जख्म लगे हैं ना ये अगस्त में, वो इतने गहरे हैं कि उनको चाट के वो जो मतलब हर तरीके से चाट रहे हैं वो। और अभी ये हाल पहुंच चुका है कि वो तालिबान ही को कुछ एलिमेंट्स जो उनके पुराने ताल्लुकात के जरिए ज़ेरे असर है उनको ये यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान को इंस्टिगेट कर रहे हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट, हमारी फौज, हमारे जो एलिमेंट्स हैं बड़े तहम्मुल मिजाजी से काम कर रहे हैं और वो ये चाह ही नहीं रहे कि किसी तरह भी ये एलिमेंट कामयाब हो सके और हमें इंस्टिगेट करे और हम रिटेलिएट करें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। थोड़ा बहुत अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो भी रहा है तो वो हम रिकवर भी कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, तालिबान को मालूम है कि जिस वक्त पाकिस्तान ने हाथ उठाया उनके ऊपर से, उनके घर में कहत और जो उनके माशी हालात हैं, जो उनके इकोनॉमी है जो पहले ही उनकी खत्म, ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो मजबूर है। लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स डेफिनेटली ऐसे हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को फेवर करते हैं और उनसे ही वो ब्राइब लेके ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं साहब कि आज भी मान लिया जाए कि इंडियन एलिमेंट मौजूद है और वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, फंडिंग भी कर रहे हैं इनको? तो एक बात सिर्फ एक बात देखिए, हम हर मामले में हमने इंडिया से भी यही बात की है कि जो मामलात हैं उसको मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। ईरान के साथ ये बात हुई है, अफगानिस्तान। तो अगर ये थोड़े बहुत एलिमेंट ऐसे करते हैं तो मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हम उन्हें आम माफी का ऐलान दे दें। देखिए, वो भी माफी मांगे जो उन्होंने गलतियां की हैं, जो हमारे साथ ज्यादतियां की हैं, उनको भी माफिया मांगने की जरूरत है। ये बात अच्छा, जरूरत है इस पे। अब अब्दुल्ला बिन गुल साहब क्या कहेंगे इस पर आप कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने की और कलदम टीटीपी के हवाले से पहले हम बात कर रहे हैं कि सीज़फायर खत्म हो चुका है, इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट है सर, ये सारे कहा जाता है ऑपरेट आज भी अफगानिस्तान से हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या अफगान तालिबान पे दबाव नहीं डालना चाहिए, अखलाकी तौर पर कह लें, सफारती तौर पर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया, मैं सारी बात सुन रहा था। आप अखलाकी दबाव या कोई और दबाव या माशी दबाव ये मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई दबाव डाल सकता था तो अमेरिका डाल सकता था जब वो अपने इत्तेहादियों के साथ वहाँ मौजूद था। दूसरी बात यह है कि जो ETIM था उसका केस फर्क था, लेकिन जो PCP था वो आपको पता है के खिलाफ और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ अफगानिस्तान से लड़ता रहा। तालिबान अफगानिस्तान से शाना बशाना
कोई बात नहीं, तो मैं नहीं कह रहा तो बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन अपनी कैपेसिटी में जितना वो लड़ सकते थे उतना लड़ते रहे। अब मसला यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान की हद तक जो है तो कहा है कि भी आप अगर हमारे मुल्क में रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के खिलाफ जो है वो अगर कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई करेंगे तो फिर आपकी सजा जो है वो मौत होगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने कहा अगर अमन पसंद शहरी बंद से रहना चाहते हैं तो एक और बात है। इसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया सराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से, और इसी तरीके से हमारी जो क़यादत थी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कहा कि ठीक है हम इस मामले के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में जी बिल्कुल आपने कहा था, ये बात आपने की थी और वही हुई है बिल्कुल। और मैंने आपको उसमें बताया था कि ये मुमकिन नहीं होगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू की तो उसके नतीजे के अंदर एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में जन्म ली, और उससे बेतहाशा जो है वो हमारे सरकारी और गैर सरकारी लोग जो थे वो दुनिया से रुखसत हुए। एक बहुत बड़ी कुर्बानी हमने दी, और फिर वाकया APS के बाद जो है वो अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने और अपोजिशन ने पाकिस्तान ने मिलकर एक फैसला किया कि हम जो है अब ये रेड लाइन हमने क्रॉस जो है इन्होंने कर ली है, अब इसके खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होगा। हर ऑपरेशन जो लॉन्च होता है वो एक टर्मिनेशन पॉलिसी के साथ होता है, यानी कि आप जंग में दाखिल तो हो रहे हैं लेकिन आपने एंड कहाँ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमें सोचना चाहिए कि वो एंड के मुतालिक क्या बात की गई थी। इसमें नैरेटिव डेवलप होने में तकरीबन 15 साल लगे लोगों को ये बताने में कि ये दहशतगर्द हैं, इनके भारत के साथ, इनके गैर मुल्कियों के साथ और दुश्मनान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। उसको एक दिन में आपने अचानक हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई और कहा कि जनाब कल से हम जो है वो तहरीक तालिबान के साथ जो है वो मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, जिसकी नतीजे में अच्छा इसमें सर तो थोड़ा तवक्कुफ कीजिएगा। इसमें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हुए थे ये भी अफगान तालिबान की रिक्वेस्ट पर हुए थे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो आपको कहा सराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से मैंने तो आपको नाम लेके बताया है। देखिए मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होती है मॉरल, एक होती है मिलिट्री और एक होती है पॉलिटिकल। TTP के पास जो है कोई पॉलिटिकल डोमेन जो है वो रेलेवेंस की वो मौजूद नहीं है। दूसरा जो उसके अंदर है वो अगर आप उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी देखें तो मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में मुख्तलिफ जो ऑपरेशन लॉन्च हुए उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज बुरी तरीके से जिसको कहते हैं कमर तोड़ना वो उनकी तोड़ दी गई। और अभी कोई मामूली सी उनकी कैपेबिलिटी थी जिसको उन्होंने शुरू में दिखाने की कोशिश की, जिसको फिर अफवाज पाकिस्तान ने बड़े बहादुराना अंदाज के अंदर ठीक है बिल्कुल। अब जो है और आपको याद है जमातुल अहरार के ऊपर भी बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन हुआ, इंटरनल जो है वो हमने एयरफोर्स हमारी गई और उन्होंने उनका तलाकाना किया। तीसरी चीज जो है वो उनके मॉरल्स हैं। तो जहां तक TTP की बात है उसकी क्या मॉरल है, वो उन्होंने इनोसेंट लोगों को किल किया, मारा, उन्होंने बच्चों को मारा, उन्होंने औरतों को मारा, उन्होंने मासूम शहरियों को मारा, जबकि उसके मुकाबले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने क्या ऐसा कोई काम किया, क्या उन्होंने किसी को मारा? तो ऐसा कोई नहीं है। अब जनाजे अगर इनके ऊपर बात किया जाए तो TTP जो है वो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उन्होंने लोगों को मारा, उन्होंने इंसानियत को कत्ल किया, लेकिन जो TPA ने क्या किसी पॉलिटिकल फिगर को हिट किया? क्या उन्होंने जो है वो किसी को अगवा किया? क्या उन्होंने किसी जो है वो अदर देन मिलिट्री टारगेट पे किसी को फायर किया? जबकि TTP को अगर आप देखें तो उन्होंने पॉलिटिशियन को मारा KP में, उन्होंने मौलाना जाट बिल्कुल तमाम बातें दुरुस्त हैं। हाँ उन्होंने दीगर को लगा। इसलिए मसला ये है कि ये जो मुज़ाकरात थे इनको जो है ये कामयाब नहीं होना था, क्योंकि इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी जो थी वो वाज़ेह नहीं हिकमत अमली नजर आ रही थी। वो वक्ती तौर पर हुकूमत ने कुछ न कुछ बना दिया। तो यही कहना चाह रहे हैं आप अब्दुल्ला गुल साहब कि ये जो स्ट्रैटेजी थी ये नाकाम ही होनी थी और ये गलत फैसला था? ये बिल्कुल गलत फैसला था। अगर ये स्ट्रेटेजी कामयाब होती तो इससे पहले सबसे पहले नेशन का एक जो उसको कहते हैं ना मूड बनाने की जरूरत थी। आपने नेशन को 15 साल के अंदर ये बताया कि इसके फलाने शख्स के साथ फलाना दुश्मन मुल्क के साथ इनके डांडे मिलते हैं। अचानक जिन लोगों ने अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों के साथ, अफसरान के
सरों के साथ, जिस्मों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया, उनके साथ फुटबॉल खेले, उनको जो है वो ज़िबा किया गया। ऐसे अचानक ओवरनाइट आप कैसे कर सकते हैं? और कल को अगर वो आ जाते और वो पॉलिटिकल उनको दरमियान में इसमें आशीर्वाद हासिल हो जाती और वो पॉलिटिकल आके पॉलिटिकल सेटअप के अंदर जो है इलेक्शन लड़ते, तो क्या आप उनको रोकते? और अगर वो इलेक्शन के लिए उनको रोकते तो फिर वो वापस दोबारा तो हथियार उठा लेते। ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती। और आपने सही कहा था कि नाकाम ही होंगे, क्योंकि जाहिर है इन तमाम चीज़ों को बड़े करीब से आप देख रहे हैं। अब कर्नल साहब क्या कहेंगे? ये तो एक गलत फैसला था, चलें जो हुआ, लेकिन शायद ये चांस देना चाह रहे थे और कौमी धारे में लाना चाह रहे थे। अगर तौबा ताइब वो करते हैं, माफी मांग लेते हैं। और अब जो सिचुएशन है सर, अमेरिका ये बार बार पाकिस्तान पे इल्जाम आयद क्यों करता है कि पाकिस्तान डबल गेम खेलता है उनके साथ? वो अमीरपुर साहब कुछ बोल रहे थे, मैं ये मेरे से सवाल किया आपने? जी कर्नल साहब आपसे। अच्छा, वो ऐसे है कि देखिए, अमेरिका, मैंने आपको बताया, अमेरिका का सिर्फ एक है कि जो उन्होंने जिल्लत उठाई है वो उसका बदला लेना चाह रहे हैं, और उनके पीछे कोई इफेक्ट पाकिस्तान को, वो इकोनॉमी उसकी तबाह करने के चक्कर में है, किसी न किसी तरह दबाव डालेंगे, ये तालिबान को यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे। अमेरिका ये असल में ये अमेरिका को डबल गेम का इसलिए नुकसान बात करने का मकसद ये है कि उनको नुकसान इतना हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि जो उनकी सारी की सारी प्लानिंग थी वो एकदम से, मतलब ओवरनाइट मैं कहूंगा एक दिन के अंदर अंदर फेल हुई है। जो उन्होंने प्लानिंग फेल हुई है, ये प्लानिंग का हिस्सा था रातों रात निकलना वहां से? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, प्लानिंग का हिस्सा ये था कि निकलेंगे, लेकिन जिस जिल्लत के साथ निकले ये उनके प्लानिंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह अफगानिस्तान की जो उन्होंने फौज को जिस तरह भी ट्रेन कर किया, जिस तरह भी उन्होंने उसको मोटिवेट किया था, वो उसके हवाले करके निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो वो सपोर्ट उनको मौजूद होगी। लेकिन ये सपोर्ट उनको नहीं मिली, और जिस तरह तालिबान ने उनको जलील किया, पाकिस्तान ने जलील किया उन्हें, वो जो बदला लिया है मैं उसको मतलब इन अल्फाज में कहूंगा कि वो इस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे, ना ये भूलेंगे ना इंडिया भूलेगा, और वो जब मौका मिलेगा वो हमें खराब करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये सिलसिला हमें बड़ी अच्छे तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, जब तक के तालिबान अपना अफगानिस्तान में जब तक स्टेबल नहीं हो जाते। सर ये तो फिर सर आप भी बात करें स्टेबल होने की, स्टेबल के लिए तो पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिशें की, OIC का इजलास भी बुला लिया, अमेरिका उनके सर डॉलर देने को तैयार नहीं पाकिस्तान। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि स्टेबल होने में टाइम लगेगा और इंशाल्लाह स्टेबल होंगे, ये भी आप देख लें। मैं आज आपको हतमी आजाद कर रहा हूँ, और पाकिस्तान उनको जो सपोर्ट करेगा वो करता रहेगा। बाकी बात रहेगी अमेरिका की, वो उसने देखिए उसने हमेशा से ये काम किया है, ईरान के पैसे लेके बैठा हुआ है जब से इनकलाब पाबंदियां हैं, बिल्कुल पाबंदी, मतलब जहां जब वो खुद था अफगानिस्तान में मौजूद था अमेरिका, तब क्यों नहीं पाबंदियां लगाई हुई थी उसने? अपने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई थी। जो डॉलर आते थे, जो भी कुछ आता था, अपनी ही एजेंसियों के थ्रू यूज करता था, अपने ही बंदों को यूज करता था, अपने ही ठेकेदारों को यूज करता था, उन्हीं को पैसे देता था। ये तो बड़ी अहम बात सर, ये बिल्कुल सही है। इस पे तो बिल्कुल साहब, ये अब आज भी अगर अमेरिका को मदद कर रहा है तो एनजीओ के तहत उन्होंने कहा है, अफगान तालिबान की हुकूमत की बात नहीं कर रहे वो। जी देखिए, बात यह है सीबीसी के अमेरिका तो मदद करेगा। वो कैसे हो सकता है कि पूरा खित्ता जिसमें पूरा सेंट्रल एशिया मौजूद हो, पूरा रूस मौजूद हो, पूरा चीन, पाकिस्तान, ईरान मौजूद हो, और वो खुला छोड़ दे चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए और रूस के लिए? ये मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका दोस्त बन जाएगा, वो मुख्तलिफ एनजीओ के जरिए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, यूनाइटेड नेशन के जरिए, कोई यूनेस्को के जरिए जो है वो यहाँ हेल्प करने की कोशिश करेगा, रेफ्यूजीज के जरिए हेल्प करेगा, और वो करना शुरू हो चुका है। मैं कर्नल साहब की बात से इत्तेफाक राय रखता हूँ कि वो बिल्कुल, उनको जो है अभी बहुत जल्द अफगानिस्तान के हालात आप देखेंगे वो बेहतर और मुस्तहकम हो जाएंगे। सर इस पे भी इत्तेफाक राय है आपका कर्नल साहब के साथ कि अमेरिका का बार बार कहना है कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है? नहीं, मैं देखिए, जहां तक डबल गेम की बात है, ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अमेरिका अपनी शिकस्त का क्या कहे, दुनिया के सामने ये बोले कि मेरी नाक कट गई है, मुझे जिल्लत हुई है, मेरे जो है वो उन्होंने टुड्डा मार के मुझे बाहर निकाल दिया है, तो ये क्या कहेंगे? अब देखिए ना, कट एंड रन पॉलिसी, मैं इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख चुका हूँ और आपके प्रोग्राम में और मुख्तलिफ टीवियों के अंदर मैं ये बात कर चुका हूँ कि अमेरिका कट एंड रन पॉलिसी अपनाएगा। कट एंड रन पॉलिसी वही जो उसने जनरल वेस्टमोरलैंड जब कहता था कि मुझे जो है वो मजीद ट्रुप्स दे दो, मुझे मजीद वसाइल दे दो और मैं जो है वो वियतनाम में जंग जीत सकता हूँ। नतीजा ये हुआ था कि हेलीकॉप्टर के पैड्स के साथ जो है लटक के सोल्जर जो है वो निकले थे, और
तब भी कट एंड रन पॉलिसी अपनाई गई थी और आज भी कट एंड रन पॉलिसी अपनाई गई है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थी कोई, इसलिए उन्होंने भागना ही था, ये उनका प्लान था। ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपको याद होगा कि जब बाइडेन के इलेक्शन नहीं भागने का प्लान सर था, तो ये अब्दुल्ला गुल, यही मैं कर्नल साहब से जानना चाह रहा था आपसे भी कि भागने का प्लान था तो फिर इतनी अफगान फौज क्यों तैयार कर रहे थे, वो इतना पैसा क्यों खर्च किया उन्होंने उस पर? नहीं, भागने का प्लान, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि अगर भागने का प्लान ना होता तो जब डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट तो उसी जमाने में बैठे कुछ लोग कर देते, ये तो सारी रिपोर्ट्स मौजूद है, वीडियो मौजूद है कि उन्होंने बेसिस जो है वो क्लोज करना शुरू कर दिए थे, उनके हथियार जो है वो जाना शुरू हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि बाइडेन जब आए तो बाइडेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि वो रिट्रीट की पॉलिसी करते, क्योंकि उस टाइम पे भी जो है वो तकरीबन 7,000 ट्रुप्स जो थे या 8,000 ट्रुप्स जो थे वो रह गए थे। नहीं, लेकिन इस पे तो ट्रंप ने तो सर इस पे तनकीद की, ट्रंप ने तो इस पॉलिसी पे बाइडेन की तनकीद की कि गलत फैसला है उनका। ट्रंप ने इस बात के ऊपर पॉलिसी की तनकीद की कि वो अफगानिस्तान को हाई एंड ड्राई छोड़ के चले गए, लेकिन ये अगर ट्रंप होते तो ट्रंप भी यही करते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। इस वजह से कि जब कोलिशन सपोर्ट फंड के लिए बराक ओबामा ने जब $4 बिलियन का कहा था सालाना अफगान की सपोर्ट का, तो उस टाइम पे $320 मिलियन मिले थे, 4 बिलियन की जगह 320 मिलियन, जिसमें स्पेन और इटली और इंग्लैंड ने जो है वो $320 मिलियन इकट्ठे करके दिए थे। तो अफगान फौज जो है वो तो आपको पता है रोजाना सरेंडर उनके होते हुए वहां कर रही थी, इसलिए कर रही थी क्योंकि उनको तनख्वाहें नहीं दी गई थी। और आपको याद है कि तालिबान के जिस दिन अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने काबुल फतह किया है, उससे एक दिन पहले अशरफ गनी ने जो है उनका आर्मी चीफ तब्दील कर दिया था, एक ऐसे वक्त के अंदर जब बिल्कुल तालिबान जो है वो खड़े हुए थे। क्या उनको नहीं मालूम? बिल्कुल, काबुल तकरीबन आ चुके। अच्छा सर, वक्त की किल्लत में चाहता हूँ जल्दी 2-3 सवाल आपसे अहम है वो भी कर लूँ आप दोनों से, कि आज सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, ये भी कहा DGISPR ने, और ये भी कहा कि जो अफवाहें हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से डील की, उन्होंने कहा ये तमाम बेबुनियाद हैं। सर इस तरह की जो बातें आती हैं कि जी शायद नवाज शरीफ साहब के लिए कोई डील हो रही है, किसी सियासतदान से कोई डील हो रही है या हुकूमत के साथ एक पेश पर नहीं है, इसकी नफी हो गई है, आप क्या कहते हैं इस बात पर? मैं मेरे से पूछा आपने काइंडली? जी कहने से पहले आप बता दें, फिर अब्दुल्ला गुल साहब। तो इस सिलसिले में देखें, ये दोनों बातें जो है ये बड़े अच्छे से चल रही है, और जहां तक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात करते हैं वो हमेशा ही जरा सा भी कोई एलिमेंट आया उन्होंने बड़ा शोर मचाया, और कभी भी कोई ऐसे मसला नहीं हुआ। और आप एक चीज और देख ले कि जो भी गवर्नमेंट होती है ना, उसके साथ आर्मी ने चलना होता है, आर्मी का अलग मौकफ नहीं होता, वो कोई किसी बात पे खिलाफ होना एक अलग बात होती है, लेकिन आर्मी का और सिविल मिलिट्री हमेशा से अच्छे रहे हैं। जब कभी कोई मौका ऐसा आया है जहां पे बहुत ज्यादा कोई क्लैश हुआ है तो जाके कहीं हालात खराब हुए। अच्छा दूसरा सर, ये डील की जो बातें होती हैं सियासतदानों से, डील का ये मसला है कि नवाज शरीफ साहब जो है, मेरी इतलात के मुताबिक उनका वीजे का जो केस चल रहा था, वो मेरा ख्याल है कि वो अभी इस स्टेज पर है कि उनका वो वीजा एक्सटेंड नहीं होगा और पासपोर्ट वैसे ही एक्सपायर हो चुका है, और उस पॉलिसी के तहत शायद उन्हें अमेरिका यूके से निकलना पड़ा। अब्दुल्ला गुल साहब आप क्या कह रहे हैं इस पे? सर मुझे ब्रेक लेना क्विकली मैं चाहता हूं आपसे पूछूं। मैं सीधी बात करूंगा। देखें, जो है वो एक ISI के अंदर पॉलिटिकल सेल है, वो उसका अपना किरदार है, वो हुकूमत की मर्जी से काम करता है, और ये कहना नहीं हुकूमत की मर्जी से काम करता है, लेकिन डील की बातें हुकूमत की मर्जी से तो नहीं होंगी सर। देखिए ना, मैं यही तो बता रहा हूँ कि इसका मतलब यह है कि हमें ISPR की जो स्टेटमेंट है उसको कबूल करना चाहिए। ये अलग बात है कि मुल्क की जो सूरत हाल है उसके अंदर ज़ाहिर है जो हमारे मुख्तलिफ हल्के हैं उनको परेशान होना चाहिए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जो खतरात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन बात के ऊपर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल जो है कान तो खड़े में है, सबके खड़े में है, और अगर नहीं खड़े तो बड़ी हैरानगी होगी कि नहीं खड़े होंगे। अब ये ऐसे वक्त में स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पेश आई कि जनाब कोई डील नहीं हो रही, कोई जो है वो इस किस्म का मामला नहीं है, इसके ऊपर गौर करना है, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, स्टेटमेंट जिस टाइम पर दिया आप कह रहे हैं जी टाइमिंग बड़ी अहम है। बहुत शुक्रिया कर्नल जाफर साहब, अब्दुल्ला साहब। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद एक और बहुत अहम स्टोरी जिस पर मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। आज़म इमरान खान साहब का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तवक्को है इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी PTI जैसी स्क्रूटनी करेगा।
यानी कि 7 साल से केस चल रहा है और इलेक्शन कमीशन में जो स्क्रूटनी रिपोर्ट जमा हुई है उसके मुताबिक 33 करोड़ रुपए हैं जो छुपाए गए हैं। इसी तरह उन 67 अकाउंट से 12 जाहिर किए गए, 53 अकाउंट के बारे में पता नहीं है, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा ये वो अकाउंट्स हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। अब इमरान खान साहब का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनका ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तवक्को है जिस तरह पीटीआई की स्क्रूटनी हुई है इस तरह इलेक्शन कमीशन जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी उन्हीं जैसी स्क्रूटनी करे। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है इमरान खान साहब पर वो संगीन फर्द जुर्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि स्क्रूटनी रिपोर्ट से इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा सामने आ गया है। और आज इस हवाले से 5 जनवरी भी है तो 5 जनवरी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी अहम आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये बातें ज़ेर गौर आई हैं कि मौजूदा हुकूमत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला में तमाम अमूर पर गौर किया गया और हुकूमत से निजात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया है। इस पर हम बात करेंगे कि अब क्या हो सकता है, इस गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए अपोजिशन क्या सोच रखती है और ये स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी इसी तरह की स्क्रूटनी होती है तो क्या उनके भी इसी तरह की बेज़ाब्तगियाँ सामने आएंगी और फिर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट की जानिब से दरख्वास्त की गई इलेक्शन कमीशन को कि उनकी भी स्क्रूटनी कर ली जाए और फिर इकट्ठा ही नतीजा सुनाया जाए। लेकिन ज़ाहिर 2014 का केस है और ये जो केस है वो अकबर एस बाबर जो बानी अरकान में शामिल हैं पीटीआई के उनकी जानिब से था, जबकि दूसरी पार्टीज़ के हवाले से जो केसेस हैं वो 2017 की बात के हैं। इस पर हम बात करेंगे। स्क्रूटनी रिपोर्ट से इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा स्क्रूटनी रिपोर्ट इमरान पर संगीन फर्द जुर्म है। अब देखना यह है कि डस्का की तरह क्या मामला दबा दिया जाएगा या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि इस पर अभी मजीद इस पर फर्दर इंक्वायरियाँ होनी हैं, ये केस आगे चलना है और 19 जनवरी को इस पर मजीद भी समाअत होगी और फिर पता चलेगा कि केस क्या रुख इख्तियार करता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन में है बहुत सारे अहम केसेस जिसमें से एक ये फॉरेन फंडिंग का भी है जिस पीटीआई की सियासत का दारोमदार है और दूसरी तरफ एक बहुत अहम पीटीआई के सेनेटर हैं फैसल वाडा, उनका केस भी मौजूद है इलेक्शन कमीशन में। उस हवाले से भी कहा जा रहा है वो भी बहुत अहम फैसला है और उस पर दारोमदार है फैसल वाडा साहब की ताहयात या तो नाहली हो जाएगी या वो बच निकलेंगे या क्या होता है, ये भी वेट करना पड़ेगा। और दूसरा इस पर पीटीआई के जो स्क्रूटनी रिपोर्ट आ गई उसके बाद नून लीग का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने तो अपने बेटे की कंपनी कैपिटल FZE से मिलने वाली तनख्वाह नहीं वसूल की थी जो कि 10,000 दरहम थी, वो छुपा ली तो ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। ये 33 करोड़ की खतीर रकम है जो छुपाई गई है, इस पर क्या फैसला आता है हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। अमजद आफरीदी साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद आफरीदी साहब। ये जो रिपोर्ट आई स्क्रूटनी कमेटी की उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को कहा है उन्होंने कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी इसी किस्म की स्क्रूटनी करें जिस तरह हमारी हुई है। जी आफरीदी साहब। जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल स्क्रूटनी होनी चाहिए तो और तमाम पार्टियों की होनी चाहिए, इनके अलावा भी JUI जमात इस्लामी तमाम जमातों की स्क्रूटनी होनी चाहिए। और हमने तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन के वो सामने रखी, जो चीजें देखें मिसिंग थी या जो भी था हमने तमाम चीजें सामने रखकर और हमने चाहा कि तमाम जमातें इसी तरह से जिनको बाहर से फंडिंग हुई है फॉरेन फंडिंग हुई है, हमें देखें इसमें दो चीजें समझने वाली है। हमें किसी स्टेट ने फंडिंग नहीं की, आज जिस स्टेट पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है वहां से हमें फंडिंग हुई थी, वो तमाम जो शवायद थे वो तमाम चीजें हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई और हमारी हुकूमत के अंदर इसका भी क्रेडिट हमें जाता है कि वो तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन ने और कोर्ट्स ने जारी किए, आवाम के सामने पब्लिक नहीं। इस पे अमजद हाफिज साहब मसला ये है कि ये अच्छी बात है स्क्रूटनी कमेटी के बाद ये सारी चीजें सामने आई हैं। 7 साल से केस चल रहा है और बार बार आपकी पार्टी की जानिब से इस केस को दबाने की कोशिश की गई है, बार बार रोकने की कोशिश की गई है। अब भी ये कहा गया था कि जी इसको खुफिया रखा जाए और खुफिया नहीं रखा, पब्लिक हो गई अब तो ये सारी चीजें। देखें सबसे पहली बात, अगर 7 साल से हम इसको रोकना चाह रहे थे तो ये हुकूमत भी हमारी में ये पब्लिक हुआ है और हम इसे अगर सियासी प्रेशर वगैरह वो जो भी करना था तो अभी हम हुकूमत में आए ये गुज़श्ता 4 सालों से। सर वो तो ये कहते हैं ना आपने प्रेशर दिया होगा लेकिन वो मानने से इनकारी है, क्योंकि
अगर वो मान लेते तो आपके वुज़रा को धमकियां देना नहीं पड़ती। आपके वजीर हैं, वजीर रेलवे आजम सवाती साहब ने तो कहा था इलेक्शन कमीशन करप्ट है, इनको जला दो, इस इदारे को। तो आप ये धमकियां दे तो इसलिए दे रहे थे ना, आपने प्रेशर डालने की कोशिश की होगी, वो मानने को इनकारी है, वो प्रेशर लेने से इनकारी है। देखें आप इन दो चीजों को अलग अलग जगह, जब आजम खान स्वाति साहब का और फवाद चौधरी साहब का वो जब मामला चला ना, तो वो चीजें अलग थी। और आज उस टाइम इलेक्शन कमीशन, हम जा रहे थे एक तय इलेक्शन रूल्स के लिए, उनके लिए जो इलेक्शन हमने ईवीएम मशीन के लिए, लेकिन ईवीएम मशीन में अफरीद साहब ये तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका प्रेशर नहीं लिया है। उन्होंने कहा जी हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, जिसके बाद जाहिर है बौखलाहट कह लें आप, या आपकी बात मानी नहीं गई तो फिर धमकियां देता है इंसान। हमें ये समझ नहीं आ रही थी इलेक्शन कमीशन इस पर क्यों काम नहीं करना चाह रहा, किसका प्रेशर है इलेक्शन कमीशन पर, वो सामने लाया किसका प्रेशर हो सकता है? गवर्नमेंट आपकी है, किसका प्रेशर हो सकता है? गैर जानबदार लोग लाकर हम ईवीएम के जरिए इलेक्शन इस्लाहत कराना चाह रहे थे। तो वो उस वक्त की बात थी जिस पर फवाद चौधरी साहब और आजम खान स्वाति साहब इस पर तवक्कुफ कीजिए। इकबाल सांद साहब मामले खुसूसी सिंध के उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया इकबाल सांद साहब। ये क्या कहेंगे कि आज इमरान खान साहब ने तो ये कहा है कि जी ये स्क्रूटनी की जो रिपोर्ट आ गई है, अब मैं तवक्को रखता हूं इलेक्शन कमीशन से कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी इसी तरह स्क्रूटनी होनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली सरवर, आपको, देखने वालों को, सुनने वालों को और मेरे पैनलिस्ट दोस्तों को सलाम। देखें अली, इसमें बात यह है कि आज खान साहब का स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट अगर आज से 7 साल पहले आया होता तो बड़ा अच्छा भी लगता कि जब फॉरेन फंडिंग के हवाले से इनके अपने बुनियादी पार्टी के मेंबर ने, रुकन ने इनके खिलाफ एलिगेशन लगाया। नून लीग में और पीपल्स पार्टी ने नहीं लगाया था। इनकी पार्टी के अंदर से इनके ऊपर इनकी चार्जशीट इनके जमा करवाई गई इलेक्शन कमीशन में, और 7 साल तक कभी ये इसी मामले को लिंगर ऑन करते रहे, कभी कोर्टों के जरिए, कभी अपनी हुकूमतों के जरिए लिंगर ऑन करते रहे। और आज जब स्क्रूटनी हो गई, जब ये सारी चीजें इनके सामने आ गई, जो है इनके अकाउंट्स के बारे में बता दिया गया जी कितने अकाउंट पोशीदा थे जो जाहिर नहीं किए गए थे, तो इसमें खान साहब को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखा जाए। चलें जी, अगर इनकी ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी, तो इस पर भी कर लिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। बट बात यहाँ पर यह है कि आखिर आज ये बात क्यों कर रहे हैं, जब ये इलेक्शन कमिश्नर इनके अगेंस्ट ये जो चार्जशीट एक शो कर दी है, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो खान साहब वजीर आजम है, और आपने देखा होगा, आपने अभी खुद भी कहा कि आजम सवाती और फवाद चौधरी ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन और इनके दीगर वज़रा ने, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की। तो हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि ये आईनी इदारों के ऊपर दबाव डालें, प्रेशर बनाएं। कभी ये नेब के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर बनाते हैं, और इसी तरह अपने सियासी मुखालफिन को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, टाइमिंग की बड़ी अहमियत है। गौर करना पड़ेगा कि इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये चीज सामने आई है, तो अब पीटीआई कहाँ खड़ी है? कटहरे में खड़ी है अपनी इन बातों के तौर पर। अच्छा, दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपके लीडर हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी की जो रिपोर्ट है, इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा सामने आ गया है। जी बिल्कुल, तो ये तो अब दो राय नहीं है ना, ये तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। जो एहतसाब का ढोंग रचाकर इस अवाम पाकिस्तान का एक झूठा नारा देकर इक्तदार में लाए गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज दिन तक सिवाय सियासी मुखालफिन पर तनकीद करने के इन्होंने काम क्या किया है? कोई एक तो काम बताएं। ये पूछ लेता हूं सर, कौन से काम ये बताए अमीर हाफिज साहब? अब 3.5 साल में अब जाहिर अपोजिशन भी ये सवाल बार बार दोहरा रही है कि जनाब बताइए कौन से काम आपने किए हैं, और 3.5 साल गवर्नमेंट को आपके हो गए, 3 सूबे आपके पास थे, वफाकी हुकूमत आपके पास है। देखें, काम जो किए वो तमाम पूरी दुनिया के सामने है। हमने सिंध का जो हाल पीपल्स पार्टी ने किया है, जो पंजाब का हाल करप्शन जो नून लीग ने की थी, वो भी अवाम के सामने है कि आज लंदन में बैठे हुए एक साहब वहां से अपनी स्टेटमेंट और पार्टी चला रहे, और उनके कहने पर उनकी बेटी तमाम चैनल्स को लीड करे अपनी मर्जी के सामने आई है जो एंकर पर्सन। हाँ, वो ऑडियो आपके सामने तमाम चीजें। अच्छा, ये मेरे भाई पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे आपके पास बैठे हैं, ये वही बात कर रहे हैं। देखिए, दो चीजों को बिल्कुल अलग अलग रखें आप। हाँ, इलेक्शन रूल्स उस वक्त चल रहे थे जिसपे आजम खान स्वाति साहब और फवाद चौधरी साहब, उसमें हमने भी मुखालफत की। देखिए, आज तक मुझे ये बताएं, इकबाल खान साहब से पूछें, पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन, ये क्यों कहते हैं कि इन्हें कोई लेकर आया है? कहते हैं ना धांधली हुई है। यही हमने
2013 में भी हमने शोर शराबा मचाया, हमने कहा धांधली हुई है, और 2008 से भी यही चल रहा है, यही ड्रामा एक चल रहा है। तो हम उस चीज को बेहतर करने के लिए अपनी हुकूमत के अंदर इलेक्शन इस्लाहत लेकर आए, जिस पर इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका था, जिस पर हमने आवाज उठाई, जिस पर हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन गैर जानबदाराना तरीका इस्तेमाल कर रहा है, और वो अपना काम, उसका काम है कि एक फ्री फेयर इलेक्शन कराए जाए। तो इससे पहले स्याही का जो मसला चला, फिर उसके बाद आरटीएस जिस तरह से बैठ गया, उन चीजों को भलाए ताक रख के एक अच्छा इलेक्शन हम 23 का करवाएं, हमने तो उस पर काम किया। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? आज का जो मामला है फॉरेन फंडिंग का, अमजद अफरीदी साहब, ये हो क्यों रहा है? ये भी जो फॉरेन फंडिंग का जो केस चल रहा है, ये अकबर एस बाबर बानी रुकन है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम, आपको इल्म में होगा, मीडिया पे वो भी बहुत ज्यादा इंटरव्यू दिया, मोहसिन बेग साहब ने, बहुत करीब है खान साहब के, बहुत करीब थे खान साहब के, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए, वो भी ये कह रहे हैं कि जी लाया गया और सब कुछ, वो बातें भी यही दोहरा रहे हैं। ये करीबी लोग क्यों इस तरह की तमाम बातें, जस्टिस वजी ने कहा इमरान खान के घर का खर्चा जो है वो जहांगीर तरीन साहब चला रहे थे, सारे वो लोग हैं जो बहुत करीब थे खान साहब के, और आज ये अगर वो बात कर रहे हैं तो किसी ना किसी हद तक तो उसमें सदाकत होगी। देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब ने अपनी स्टेटमेंट उनके सामने रखी थी, बाबर साहब जो हमारी पार्टी के पुराने, हमारी पार्टी के नुमाइंदे थे, उनको इश्यूज हुए, वो कोर्ट में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, वो एक मामला चलता रहा, आज फैसला किया उसने। अच्छा, मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ, हम तो फ्री फेयर की तरफ जाना चाह रहे हैं ना। खान साहब तो इस साथ लेकर आप ये दो पार्टियों के आप देखेंगे जिस तरह से इनको फंडिंग हुई है, और हमारा देखें इशू क्या है, इस पूरी कौम का इशू ये है कि जब तक सियासी जगह पर, सरकारी जगह पर सियासी लोग मुदाखलत करेंगे या अपने लोग लाकर बिठा देंगे, तो वो उनके मर्जी के फैसले करेंगे। हम तो एक पूरे के पूरे सिस्टम को फ्री फेयर करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोग मेरिट पर आए और वो गैर जानिबदाराना तौर पर फैसले करें, जिस पर और उसमें रुकावट अफरीदी, इसमें रुकावट आप कह रहे हैं कि अपोजिशन है। इकबाल साहब, अब अगर खान साहब चाह रहे हैं कि जी अगला इलेक्शन हो तो फिर फेयर हो, किसी को कोई उसमें गुंजाइश ना हो कि शोर शराबा करने की, जी धांधली होगी हमारे साथ, हम तो ये करने जा रहे हैं, अपोजिशन को मान लेना चाहिए इन तमाम बातों को। वो हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात है। देखें, बात पता है क्या है, इस बहरानी हुकूमत ने अब तक, मैंने भाई से सवाल किया और मैंने आपसे कहा था, सवाल करने से पहले ही मैंने कहा था, जब मैं सवाल करूंगा और मैं इनसे पूछूंगा कि मुझे बताएं, आप छोड़ दे जी, आप तो दूध से धुले थे, आप फरिश्तों की फैक्ट्री थे, हम चोर थे, हम उचक्के थे, हम लुटेरे थे, हम करप्ट थे। 3.5 साल में आपने क्या किया? 3.5 साल में इक्तिदार में रहने के बाद भी आज भी वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं जनाब वो चोर थे। तो भाई 3.5 साल से आप क्या भुट्टे बेच रहे हैं? 3.5 साल आप इस मुल्क के वजीर आजम रहे और हम चोर थे, तो आप कुछ निकाल लेते, जनरल मुशर्रफ कुछ निकाल लेते, जनरल जिया पीपल्स पार्टी के अंदर से कुछ निकाल लेते। देखिए, सिर्फ कह देना और इल्जाम लगा देना काफी नहीं है। मेरे भाई ने कहा कि जी हम क्या कर रहे हैं सिंध में, तो देखिए मैं अली हर प्रोग्राम में आपसे कहता हूँ कि आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा समझो। पैमाना क्या है? पैमाना ये है जो केपी में इनको जूते पड़े, ये पैमाना है। पैमाना ये है कि एनए 249 में ये पहले से 6ठे नंबर पर आए, ये पैमाना है। पैमाना ये है कि पीपल्स पार्टी ने 2008 के मुकाबले में 13 में ज्यादा वोट लिए, 13 के मुकाबले में 18 में ज्यादा वोट लिए, और इंशाल्लाह आने वाले अगले इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेगी सूबा सिंध में। पैमाना ये है। अच्छा, इसमें अच्छा पैमाने के अलावा मैं इस चारों प्रोग्राम वक्त का मैं चाह रहा हूँ इकबाल साहब इस पर आप रिप्लाई कर दें कि आज आपकी पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास था, तमाम अमूर पर गौर हुआ कि मौजूदा हुकूमत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। तो सर क्या आपके पास है इस हवाले से कि आदम एतमाद आ रही है, इसके खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे आप लोग घर भेजने के लिए, कोई लाएमल तय कर लिया? अली आज हमारा जो सीसी का इजलास था वो लाहौर में था, जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श लाड़काना में ऐलान किया था। उसके बाद आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह का दिन था, हम पॉलिटिकली उसमें मसरूफ थे। उस इजलास के बाद क्या डिसाइड हुआ मैं अभी इससे नावाकिफ हूँ, मेरे इल्म में नहीं है। अगर मेरे इल्म में होता तो जरूर मैं आपसे शेयर करता, तो इंशाल्लाह जरूर कोई हिकमत अमली बनी और आपके सामने आ जाएगी। लेकिन कम से कम ये मुझे पता है कि इन नालायकों नाअहलों को जानने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि बहरानी हुकूमत है। बिजली का बहरान, गैस का बहरान,
गंदम का बहरान, शुगर का डॉलर का बहरान। बहरान, महंगाई का बहरान, आटा चीनी का बहरान, दवाओं का बहरान, और इस बहरानी हुकूमत से जो है अभी अच्छा, जान छूटने इसका का वक्त आ गया। पता जान नहीं कितने छूटने इनके का वक्त आ मामून चुका। खुशूसी अमीर आफरीदी साहब, इनको छोड़ कर चले गए। अब तो कुत्ते और काटने ऐसा की कभी भी वैक्सीन नहीं है, सुने जिस पूरे सूबे के आगे अंदर बढ़ो, कुत्ते आगे बढ़ो, काटने की आगे बढ़ो, वैक्सीन नहीं है। आगे बढ़ो, 8,000 कैसे स्कूल चेंज बंद कर दिए मेरे गए। भाई कैसे सुने, चेंज और करें? केपी मेरे भाई मैं आपकी बात तसल्ली से के सुनिए, अंदर ये मेरे 2 आपकी सीटें बात नहीं मिली तसल्ली हैं से इनको। सुनिए। ये केपी में आपको झूठे पड़ गए, ये काफी है। आवाज उठा रहे हैं। आप जलील ना रुसवा हो गए, ये ना काफी है। ना चुप हो जाओ एक मिनट के ना लिए, ना मेरा सुन ले भाई, मुझे। आपके साथ मेरे भाई काफी देर से मैं इंटीरियर आपकी में सुन होने रहा था, वाला है। बर्दाश्त आप कर रहा था। सुन ले ना ना सुन ले सुन ले आपने बर्दाश्त हमने करें, KRC बर्दाश्त सिंध में करें, बनाया, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें। सुन ले, हमने 3 नाले काफी देर से मैं बनाए, सुन रहा था। आपके हमने अंदर प्रॉब्लम यही ग्रीन है बसेस कि बनाई। आपको पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाए गए कि बीच में बोलते हैं। देखे, अब पैमाना यही है, आवाज़ खल्क को नकार इंजेक्शन- खुदा समझो। आवाज़ इंजेक्शन खल आपके को पास नकार है, नहीं, खुदा पूरे समझे। सूबे के इकबाल पास। साहब, हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में इस पर मजीद भी बात हो सकती थी, लेकिन आज वक्त की किल्लत है। और तवक्को है इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी PTI जैसे स्क्रूटनी करेगा। ये तवक्को है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और कौम को ये तवक्को है कि जो 1.5 साल रह गया है उसमें अवामी उमंगों के मुताबिक काम हो, उनके मसाइल हल हो। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए सर्वर मेरी टीम को दी इजाज़त, मरने के बाद।